नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है आपके जीवों में विभिन्नताएं, जनन के प्रकार, जिसमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को हम पढ़ रहे हैं। लैंगिक जनन पुष्पीय पादपों में कैसे होता है, मानवों के अंदर कैसे होता है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। साथ के साथ हम पढ़ने वाले हैं जनन स्वास्थ्य के बारे में। तो आज की इस क्लास में हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? मानवों के अंदर लैंगिक जनन कैसे होता है, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो इस पार्ट से हम क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप करने वाले हैं? सबसे पहला कि जो मनुष्य है उनमें किस प्रकार नई संतति उत्पन्न होती है, और दूसरी चीज हम बात करेंगे कि इस नई संतति को उत्पन्न करने के लिए जो आवश्यक तंत्र है, यानी कि युग्मक बनाने के लिए जो आवश्यक तंत्र है वो आपके कौन कौन से हैं, नर के अंदर और मादा के अंदर, उनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए, तैयार है आप लोग? देखिए, सबसे पहले हमने पहले की क्लास में क्या देखा था कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जब दो विपरीत लिंगी जो जीव होते हैं वो एक जनन में भाग लेते हैं तो उसको हम कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है जी? युग्मकों का निर्माण। ठीक है, युग्मक बनते हैं, जैसे कि नर के अंदर नर युग्मक बनेगा और मादा के अंदर मादा युग्मक बनेगा। ठीक है, ये युग्मक आपस में मिलते हैं और किसका निर्माण करते हैं? युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो आपके बनाते हैं युग्मनज, यानी कि जायगोट। अब इस युग्मनज में क्या होता है? विदलन और विभाजन होता है और उसी से ही एक भ्रूण बनता है और भ्रूण से एक नया बच्चा पैदा होता है। ठीक है, तो अब क्या ऐसा है क्या कि मानव में जो नर और मादा है उसमें जनन तंत्र एक जैसा है या अलग अलग? तो देखो, दोनों अलग अलग है, नर अलग है, मादा अलग है, तो दोनों के जनन तंत्र भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो देखिए, जनन से जुड़ी संरचनाएं पुरुषों और महिलाओं में क्या होती है? अलग अलग होती है। नर के अंदर जो जनन तंत्र होता है उसको हम कहते हैं नर जनन तंत्र, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मादा के अंदर जो जनन तंत्र होता है उसको हम कहते हैं मादा जनन तंत्र, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आई कि नहीं यहाँ पर बात समझ में? तो ये क्या है? आपके लैंगिक जनन के लिए मनुष्यों के अंदर पाए जाने वाला तंत्र। ठीक है, आगे देखिए, जब आपके जो मनुष्य है, यानी कि एक लड़का है, एक लड़की है, वो जनन के लिए कब परिपक्व होते हैं? कोई एक सर्टेन एज होती होगी ना जब ये लैंगिक जनन के लिए परिपक्व होते हैं। तो जिस एज पे लड़का या लड़की लैंगिक जनन के लिए परिपक्व होते हैं उसको हम कहते हैं यौवन आरंभ, इंग्लिश में कहा जाता है प्यूबर्टी। तो एक सर्टेन एज पर ये प्यूबर्टी आती है जब लड़के लड़की लैंगिक जनन के लिए परिपक्व हो जाते हैं। अब कैसे पता लगाया जाता है कि प्यूबर्टी आ गई है? देखो, ये जो प्यूबर्टी है वो 11 से 14 वर्ष की जो आयु होती है उसमें आ जाती है। अब ये पर्सन टू पर्सन कभी कभी वेरी भी करता है ना, किसी में जल्दी किसी में लेट। लेकिन अगर हम बात करें कि कैसे पता लगाया जाता है कि प्यूबर्टी आ गई है, तो शरीर में ना कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। जो लड़के और लड़की होते हैं उनके शरीर में कुछ परिवर्तन होने लगते हैं और वो दृश्य होते हैं, मतलब उन परिवर्तनों को हम देख सकते हैं। उससे पता लगाया जाता है कि हाँ, यौवन आरंभ हो चुका है, यानी कि प्यूबर्टी आ चुकी है, ये लैंगिक जनन के लिए परिपक्व हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन परिवर्तनों की, तो क्या लड़के लड़की में एक जैसे परिवर्तन होते हैं या अलग अलग परिवर्तन होते हैं? तो देखो, ये जो शरीर में होने वाले परिवर्तन है वो लड़के लड़कियों में समान भी होते हैं, कुछ परिवर्तन एक जैसे होते हैं और कुछ परिवर्तन जो है दोनों में अलग अलग भी होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो लड़का और लड़की है दोनों में क्या समान परिवर्तन होते हैं। तो देखो, सबसे पहले एज बढ़ रही है तो यानी कि जो भार है उसमें भी वृद्धि होगी।
जो मांसपेशियां हैं उनमें भी वृद्धि होगी, हड्डियों का जो साइज है उसमें भी वृद्धि होगी। तो दोनों की ही एज बढ़ रही है, एज बढ़ने के साथ साथ शरीर का वेट भी बढ़ रहा है, शरीर का साइज भी बढ़ रहा है ना। तो देखो दोनों में अगर हम समान परिवर्तन की बात करें तो मांसपेशियों के आकार और ताकत में वृद्धि होती है, हड्डियों की मात्रा और मोटाई में वृद्धि होती है ना। व्यवहार परिवर्तन से मस्तिष्क का विकास होता है। तो आपने देखा होगा जब प्यूबर्टी आती है ना लड़के लड़कियों में, तो उनको मूड स्विंग्स बहुत होने लगते हैं, यानी कि उनका व्यवहार जो है वो चेंज होने लगता है। इसके बाद एक या अधिक अक्कल दाढ़ फूटती है, जिसको हम कहते हैं विजडम टीथ, है ना, अक्कल दाढ़ आने लगती है। इसके बाद और क्या क्या समान परिवर्तन होते हैं, तो देखो नींद के पैटर्न में बदलाव होने लगता है। एक बच्चा जब छोटा होता है तो वो मोस्टली टाइम सोता रहता है, लेकिन जैसे जैसे प्यूबर्टी आने लगती है तो इनके नींद के पैटर्न में भी बदलाव होने लगता है। पसीने के कारण शरीर से दुर्गंध आने लगती है ना। शरीर पर बाल आने लगते हैं, ठीक है। पहले से अधिक त्वचा जो है वो तैलीय हो जाती है। अब ऑयली त्वचा होने की वजह से क्या होता है, मुंह पे मुहासे या कील या फुंसियां होने लगती है। इसके बाद भार में वृद्धि होती है। बेहतर सामाजिक कौशल और संज्ञानात्मक क्षमताएं विकसित होती हैं। ये तो क्या है, दोनों के अंदर समान परिवर्तन होते हैं लड़का और लड़की में। अब अगर जब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, कि दोनों में अलग अलग परिवर्तन क्या होते हैं, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अलग अलग परिवर्तनों की। जब तो लड़कों के अंदर अलग अलग परिवर्तन कौन कौन से होते हैं लड़कों में और लड़कियों में। सबसे पहले बात करते हैं लड़कों की, मेल के अंदर, यानी कि बॉयज में क्या परिवर्तन होते हैं। तो देखो जब प्यूबर्टी आती है तो एकदम से जो है लंबाई बढ़ती है लड़कों की। दूसरा, उनकी आवाज जो है वो भारी हो जाती है, ठीक है। आवाज भारी होने के साथ साथ जो फेस है उस पे छोटे छोटे बाल आने लगते हैं, यानी कि दाढ़ी मूंछ आने लगती है ना। चेहरे पर बाल आने लगते हैं। इसके बाद जो जनन अंग है वो विकसित होने लगते हैं। जननांगों का क्या होता है, विकास होता है। और चेहरे पे बाल के साथ साथ चेहरे पर मुहासे भी होने लगते हैं और पूरे शरीर पर भी बाल आने लगते हैं, ठीक है। पूरे शरीर पर बाल आने लगते हैं। ये तो क्या है, लड़कों के अंदर परिवर्तन है। लेकिन जब हम बात करते हैं लड़कियों के बारे में, तो फीमेल्स के अंदर क्या परिवर्तन आते हैं इस प्यूबर्टी आने पर। तो देखो सबसे पहला, लड़कियों में अगर परिवर्तनों की हम बात करें तो रजोधर्म यानी कि मासिक चक्र जो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। तो इससे पता चलता है एक लड़की जो है वो लैंगिक जनन के लिए परिपक्व हो गई है। मासिक चक्र के प्रारंभ होने के साथ साथ जो लड़कियां होती है ना, उनकी आवाज पतली हो जाती है, एकदम पतली सी आवाज होने लगती है ना। दूसरा, अगर हम बात करें जो जनन अंग होते हैं उनके पास में बाल आने लगते हैं, है ना। जननांगों के पास में बाल आने लगते हैं, अंडर आर्म्स पे बाल आने लगते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो फीमेल होती हैं उनमें क्या परिवर्तन आता है, तो इसके साथ साथ उनका जो शरीर है वो विकसित होने लगता है, यानी कि स्तनों का विकास होने लगता है, ठीक है। बॉडी शेप में आने लगती है, बॉडी शेप बदलने लगती है। तो ये जो है वो अलग अलग परिवर्तन होते हैं प्यूबर्टी आने पर लड़के और लड़कियों में। देखिए एक बार यहाँ पर समझ में आई, देखिए जी। सबसे पहले भिन्न परिवर्तनों की जब हम बात करते हैं तो लड़कों के अंदर चेहरे पर बाल आने लगते हैं, मुहासे यानी कि कील फुंसियां होने लगती है चेहरे पर, आवाज भारी होने लगती है। इसके साथ साथ सीने के आकार में भी वृद्धि होती है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, चिड़चिड़ा भी स्वभाव होता है ना। इसके बाद जननांगों में वृद्धि होने लगती है। ये तो बात हुई लड़कों की। अगर हम बात करें लड़कियों में क्या इनसे अलग परिवर्तन होते हैं, तो देखो आवाज पतली होती है, मासिक चक्र स्टार्ट हो जाता है,
इसके साथ साथ स्तनों के आकार में वृद्धि होती है, चेहरे पर मुहासे होने लगते हैं यानी कि पिंपल्स आने लगते हैं चेहरे पर, और साथ के साथ शरीर पर बाल आने लगते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी? प्यूबर्टी की। अब देखो, लैंगिक जनन के लिए हो गए क्या? परिपक्व। अब लैंगिक जनन के लिए जब परिपक्व हो गए हैं, प्यूबर्टी आ गई है, तो इनमें जनन तंत्र भी विकसित हो गए होंगे, है ना? क्योंकि हमें पता है कि आपकी कोशिकाएं मिलके किसका निर्माण करती है? कोशिका मिलके बनाती है ऊतक, ठीक है? ऊतक मिलके आपके क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। अंग मिलके आपके किसका निर्माण करते हैं? तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जब हम बात करते हैं इस तंत्र की, जनन तंत्र की, तो उसमें बहुत सारे अंग मिलके आपके इस जनन तंत्र को बनाएंगे। तो अब हम चर्चा करेंगे नर के अंदर नर जनन तंत्र की और मादा के अंदर मादा जनन तंत्र की, जिनमें कौन कौन से अंग मौजूद है। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सिर्फ प्यूबर्टी आने से ही ये जो जनन तंत्र है वो विकसित हो जाते हैं, या फिर कुछ विशेष कुछ परिवर्तन होने चाहिए या विशेष कुछ लक्षण होने चाहिए तभी लैंगिक जनन संपन्न हो पाएगा। तो देखो, दो व्यक्तियों के बीच में जनन कोशिकाओं के वास्तविक स्थानांतरण हेतु विशिष्ट तंत्र या विशिष्ट अंग या संरचना की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर लड़कों के अंदर, तो लड़कों में जो शिश्न होता है पीनिस, उसके ऊर्ध्व होने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि वो स्टैंड बाय मोड में आना चाहिए। मादा जनन अंगों का और स्तनों का परिपक्व होना जरूरी है। किसके लिए? जो जनन कोशिका है, युग्मक है, उसके स्थानांतरण के लिए, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी? नर जनन तंत्र की। तो देखिए, सबसे पहले जो नर जनन तंत्र होगा वो किसके अंदर होगा? मेल्स के अंदर। नर के अंदर नर जनन तंत्र है, मादा के अंदर अलग से मादा जनन तंत्र होगा। दोनों एक जैसे नहीं है, ठीक है? तो देखो, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले जनन कोशिका, यहाँ पर मेल के अंदर क्या होती है बच्चे? मेल के अंदर जो जनन कोशिका होती है वो होती है शुक्राणु, जिसको हम कहते हैं स्पर्म, ठीक है? अगर हम बात करें फीमेल्स की, यानी कि मादाओं के अंदर जो जनन कोशिका होती है उसको हम कहते हैं अंडाणु। क्या कहा जाता है? अंडाणु, यानी कि एग सेल या फिर ओवम कहते हैं, ठीक है? अब यहां पर सबसे पहले ये जनन कोशिका बनेगी और इस जनन कोशिका को उस मादा कोशिका तक स्थानांतरित करना जरूरी है। देखो, मैंने आपको पहले भी क्लास के अंदर बताया था कि जो नर जनन कोशिका होती है वही आपके मादा जनन कोशिका तक जाएगी, क्योंकि नर जनन कोशिका क्या है? गतिशील है। मादा जनन कोशिका के पास क्या है? पोषण भंडार है। इसीलिए तो यहाँ पर इसको उस स्थान तक पहुंचाने के लिए इस शुक्राणु को एक तंत्र की आवश्यकता होगी, जिसको हम कहते हैं नर जनन तंत्र। तो यहाँ पर जो आपको ये नजर आ रहा है वो क्या है? मेल के अंदर पाए जाने वाला नर जनन तंत्र है। अब इसके कौन कौन से भाग होते हैं, यानी कि कौन कौन से अंग हैं जो कि इस कार्य को संपन्न करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इन अंगों की कि कौन कौन से अंग मिलके इस कार्य को करेंगे, यानी कि पूरा तंत्र बनाएंगे। सबसे पहले जो मुख्य अंग होता है ना, प्राथमिक अंग, वो क्या है? वृषण। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं टेस्टिस। तो ये वाली जो संरचना आपको नजर आ रही है ना, यहाँ पर एक जोड़ी होती है, एक एरी और एक एरी, ठीक है? इसको हम कहते हैं वृषण टेस्टिस। दूसरी आपकी जो होती है वो है अधिवृषण, जिसको हम क्या कहते हैं? अधिवृषण को कहा जाता है एपिडिडाइमिस। इसके ऊपर ये वाली संरचना आपको नजर आ रही है, ये क्या है? एपिडिडाइमिस, अधिवृषण। तीसरी हम जब बात करते हैं तो वो आपके होती है शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिका, हम इसको बोलते हैं, ठीक है? शुक्रवाहिका। तो ये जो यहां से निकल के नली जा रही है ना, ये आपके क्या है? शुक्रवाहिनी है या शुक्रवाहिका है। क्लियर? और इसके बाद आगे जाके यहां पर कुछ ग्रंथियां भी मौजूद होती हैं, जिनको मैंने नाम दे दिया क्या? सहायक ग्रंथियां।
ठीक है, क्या नाम दे दिया? सहायक ग्रंथियां। इनका भी कुछ रोल होगा, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि इन सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी है और इनका क्या काम है। इसके बाद जो अगला होता है वो क्या है? मूत्र मार्ग। क्या है? मूत्र मार्ग। अब ये मूत्र मार्ग क्या है कि जो कॉमन एक मार्ग है शुक्राणुओं के गमन के लिए और साथ के साथ मूत्र के गमन के लिए, ठीक है। और ये मूत्र मार्ग आके जाके खुलता है किसमें? शिश्न यानी कि पीनिस के अंदर। ये पीनिस यानी कि शिश्न जो है वो एक कॉमन मार्ग है किसके लिए? शुक्राणु और मूत्र के उत्सर्जन के लिए। तो यहां पर ये जो है वो क्या है? शिश्न। तो ये सारी चीजें होती हैं किसके अंदर? नर जनन तंत्र के अंतर्गत, ठीक है। अब हम यहां पर बात करते हैं एक एक अंग की कि इन सब से मिलकर जो है नर जनन तंत्र बना होता है। देखिए, वृषण है, शुक्रवाहिनी है, मूत्रमार्ग है, शिश्न है और सहायक ग्रंथियां हैं। ये पूरा जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है वो किसका है? नर जनन तंत्र का। सबसे पहले हम बात करेंगे वृषण की, ठीक है। तो देखो जी, वृषण जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस, ये जो टेस्टिस होते हैं वो नर के अंदर एक जोड़ी प्रेजेंट होते हैं, एक जोड़ी, ठीक है। तो ये जो आपको संरचना यहां पर नजर आ रही है ना, वो क्या है? टेस्टिस यानी कि वृषण है। नर के अंदर अगर हम बात करें तो ये क्या है? प्राथमिक जनन अंग है। क्या है? प्राथमिक जनन अंग है, ठीक है। क्यों हम इसको प्राथमिक जनन अंग कहेंगे? अब देखो, कई लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है कि जो शिश्न है पीनिस वही प्राथमिक जनन अंग है। नहीं, वो तो एक सहायक अंग हो गया उस शुक्राणु को स्थानांतरित करने के लिए। प्राथमिक जनन अंग जो है मुख्य रूप से वो आपके क्या है? यहाँ पर वृषण टेस्टिस है, जो कि एक जोड़ी उपस्थित होते हैं। अब क्यों ये प्राथमिक जनन अंग है? तो देखो, इन्हीं वृषण के अंदर क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इनके अंदर क्या होगा? शुक्राणुओं का निर्माण होगा, जो कि नर जनन कोशिका है, ठीक है। एक जोड़ी उपस्थित है, लेकिन आपको पता है ये शरीर के अंदर उपस्थित नहीं होते। ये एक जोड़ी वृषण जो है वो शरीर के बाहर स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। किसमें? स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्यों प्रेजेंट होते हैं शरीर के बाहर? शरीर के अंदर क्यों नहीं होते? जब सारा सिस्टम शरीर के अंदर है तो ये शरीर के बाहर क्यों है? तो देखो, जो शुक्राणु है ना, उनके निर्माण के लिए कम ताप की जरूरत होती है। किसकी? कम तापमान की जरूरत होती है। अब शरीर के अंदर का जो तापमान है वो ज्यादा होता है, तो शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा, तो यानी कि लैंगिक परिपक्वता नहीं आ पाएगी, है ना। तो यहां पर कम तापमान की जरूरत होती है, इसीलिए शरीर का तापमान बाहर के तापमान से ज्यादा होता है। इसीलिए जो वृषण है वो शरीर के बाहर स्थित होते हैं, ना कि शरीर के अंदर, जिससे शुक्राणुओं का निर्माण हो सके, ठीक है। अब देखो, ये जो वृषण है ना, वो एक ग्रंथि की तरह भी कार्य करते हैं। क्यों? ये ग्रंथि क्यों है? तो देखो, पहले के चैप्टर्स में मैं आपको बता चुकी हूं ग्रंथियों का क्या काम होता है। हार्मोन स्त्रावित करते हैं या फिर कोई रस स्त्रावित करते हैं। ये जो वृषण ग्रंथि होती है वो क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। याद करो, चैप्टर 6 के अंदर हमने पढ़ा था। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, एक हार्मोन स्त्रावित करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। ये क्या है? नर हार्मोन है, ठीक है, जो कि मेल के अंदर स्त्रावित होगा। अब इसके क्या काम है? तो देखो, सबसे पहला, ये जो शुक्राणुओं का निर्माण होगा ना, वो इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होगा। दूसरा, जो मेल के अंदर परिपक्वता आती है, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, उनका विकास कौन करता है और उनको नियंत्रित कौन करता है? यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। क्लियर सभी को? यहाँ पर सारी चीज आई कि नहीं आई बात समझ में? किसके बारे में? वृषण के बारे में, जो कि नर के अंदर एक जोड़ी उपस्थित है, शरीर के बाहर, किसमें? स्क्रोटम में, ठीक है। देखिए एक बार, प्राथमिक जनन अंग है,
नर जनन कोशिका और ये शुक्र जिसको हम क्या कहते हैं शुक्राणु, उसका निर्माण होता है किसके अंदर, इन वृषण के अंदर। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूंगी जो आपके बुक के अंदर नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए। देखो ये वाली जो संरचना आपको दिख रही है इस वृषण के ऊपर इस तरीके से, ये जो संरचना है इसको हम कहते हैं अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमिस। इस एपिडिडाइमिस का क्या काम होता है, देखो शुक्राणु बन तो गए लेकिन अब इनका स्टोरेज भी तो जरूरी है ना, तो ये जो शुक्राणु हैं उनका संग्रहण कौन करता है, तो देखो शुक्राणुओं के संग्रहण का कार्य जो होगा वो होगा अधिवृषण के द्वारा, यानी कि यहाँ पर ये कलेक्टेड फॉर्म में रहते हैं अधिवृषण में। ठीक है, आई यही बात समझ में। तो देखिए नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा, वृषण के अंदर। क्या कारण है कि जो वृषण है वो शरीर के बाहर उपस्थित होते हैं। एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के तापमान से कम जरूरी होता है और शरीर का तापमान ज्यादा है, शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा या परिपक्वन नहीं होगा, इसीलिए शरीर के बाहर उपस्थित है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है वृषण के द्वारा जो कि क्या है, एक नर हार्मोन है। इसके द्वारा क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण, दूसरा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास और नियंत्रण। देखो टेस्टोस्टेरोन द्वारा शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण व यौवन अवस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण होता है। ये तो बात हो गई किसकी, यहाँ पर वृषण की और साथ के साथ अधिवृषण की। अब यहाँ पर ये मान लीजिए संरचना क्या है, वृषण है। ठीक है, ये यहाँ पर इसके ऊपर हमने क्या बना दी, ये अधिवृषण। अब यहीं से ये नली जा रही है ना, उस नली को हम क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका कहते हैं। क्या कहा जाता है, शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिका कहा जाता है। तो देखिए अगला है शुक्रवाहिनी। देखो अगर हम बात करें ये जो यहां से जा रही है ये क्या है, ये जो एक जोड़ी प्रेजेंट होती है ये है शुक्रवाहिनी, या इनको हम शुक्रवाहिका भी कहते हैं। इनका क्या काम होता है, जो शुक्राणु हैं उनको आगे लेकर जाने का कार्य करेगी, शुक्राणुओं को आगे लेकर जाने का कार्य ये शुक्रवाहिनी करती हैं। ठीक है, आई के नहीं है यहाँ पर बात समझ में, ये शुक्राणु को क्या करेगी, आगे लेकर जाएगी, क्योंकि इस शिश्न के द्वारा ये मादा जनन अंग में स्त्रावित होना जरूरी है, तो इनको आगे लेकर जाने का काम कौन करेगी, ये शुक्रवाहिनी करेगी। ये जो शुक्रवाहिनी होती है ना वो इस तरीके से ब्लैडर के ऊपर ना ऐसे गोलाकार लूप बनाती है, ऐसे डायरेक्ट उसमें एंटर नहीं करती है, इस तरीके से गोलाकार लूप बनाती है। और ये जो ऊपर से आ रही है ना ये क्या है, मूत्रवाहिनी। अब ये मूत्रवाहिनी के साथ मिलके क्या करेगी, एक संयुक्त नली बनाती है। ठीक है, देखिए उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिकाओं के द्वारा होता है। ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर संयुक्त नली बनाती है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पर, ये क्या है, ये है मूत्राशय जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है जी, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, अब अगला अंग कौन सा है यहाँ पर, तो अगला है मूत्र मार्ग। तो देखो शुक्राणुओं व मूत्र दोनों के प्रवाह का एक उभय मार्ग यानी कि कॉमन, तो इस तरीके से पूरा जो मार्ग बन रहा है ना यहाँ पर, ये क्या है, मूत्र मार्ग। ठीक है, ये क्या है, मूत्र मार्ग, जिसके द्वारा क्या होगा, मूत्र भी जाएगा और शुक्राणु भी आगे जाएंगे। तो ये जो संरचना आपको पूरी नजर आ रही है ये किसकी है, शिश्न की है, यानी कि पीनिस है, जिसके द्वारा क्या होगा, जो शुक्राणु है और मूत्र है वो बाहर उत्सर्जित कर दिए जाएंगे। तो अगली संरचना क्या है, शिश्न, जिसके द्वारा मूत्र और शुक्राणु बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। देखिए बाहरी पुरुष जनन अंग है, मोटा पेशीय अंग होता है ये, मूत्र शुक्राणु के लिए एक द्वार है। ठीक है, तो अब इसके द्वारा
जो शुक्राणु होते हैं वो स्थानांतरित कर दिए जाते हैं किसमें, जो मादा की योनि मार्ग है उसमें। क्लियर। तो ये तो बात हो गई किसकी, ये सारे अंगों की। अब बात करते हैं सहायक ग्रंथियों की। देखो आपको ये वाली संरचना नजर आ रही है, एक तो ये वाली संरचना है, एक ये वाली संरचना है और एक ये वाली संरचना है। ठीक है, ये तीनों आपको नजर आ रही है। ये क्या है, सहायक ग्रंथियां हैं। क्या है ये, सहायक ग्रंथियां। देखो अगर हम बात करें कि कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां होती है, तो 3 प्रकार की सहायक ग्रंथियां हैं। कौन कौन सी, सबसे पहली है आपकी सेमिनल वेसिकल, जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्राशय। तो ये जो आपको ऊपर वाली नजर आ रही है ना, ये क्या है, शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, दूसरी आपको ये हार्ट शेप सी नजर आ रही है यहां पर, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि। और तीसरी ग्रंथि जो होती है जिसको हम काउपर ग्रंथि कहते हैं, ये वाली जो आपको यहां पर नजर आ रही है ना, ये काउपर ग्रंथि है। इन काउपर ग्रंथि को बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। आपके बुक के अंदर 2 ग्रंथियां दी हुई है, कौन कौन सी, एक शुक्राशय ग्रंथि और एक प्रोस्टेट ग्रंथि। तीसरी भी होती है आपके काउपर ग्रंथि। इनका क्या कार्य होगा, तो देखो जो शुक्राणु आ रहे हैं ना आगे, उन शुक्रवाहिका के द्वारा ये जो आपके शुक्राणु हैं, इनको पोषण भी तो चाहिएगा, इनको कुछ ऐसा माध्यम भी तो चाहिएगा जिसके द्वारा ये योनि मार्ग में जा सके। तो ये क्या करती हैं, तीनों ग्रंथियां कुछ ना कुछ स्त्रवण स्त्रावित करती हैं। ठीक है, अब ये जो स्त्रवण स्त्रावित करती है वो शुक्राणु के साथ मिक्स हो जाते हैं। शुक्राणु जब साथ में इसके स्त्रवण के मिक्स हो जाते हैं तो इनको कलेक्टिव रूप में हम क्या बोलते हैं, वीर्य या सीमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीर्य या सीमेन कहा जाता है। अब इस स्त्रवण का क्या कार्य होगा, एक तो इसको माध्यम प्रदान कर दिया इन शुक्राणुओं को, ठीक है, योनि मार्ग में जाने के लिए। दूसरा, ये जो शुक्राणु है को पोषण भी देंगे। तो इसमें फ्रुक्टोज होता है ना, कैल्शियम है, तो इनको पोषण प्रदान करने का काम कौन करेगी, ये जो सहायक ग्रंथियां हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, इनके स्त्रवण के द्वारा पोषण मिलेगा किसको, इन शुक्राणुओं को। ठीक है, और ऐसा तरल माध्यम भी मिल जाएगा जिसके द्वारा जो स्पर्म है वो आगे जा सके मादा की योनि मार्ग में। क्लियर सभी को, ये क्या है, सहायक ग्रंथियां। देखिए एक बार, प्रोस्टेट तथा शुक्राशय आपके बुक के अंदर सिर्फ 2 दी हुई है, जिनके द्वारा स्त्रावण शुक्रवाहिका में स्त्रावित किया जाता है। शुक्राणुओं को तरल माध्यम प्रदान किया जाता है इसके द्वारा। शुक्राणु के स्थानांतरण तथा पोषण में ये सहायक होती हैं। कौन सी ग्रंथियां, रिपीट करो एक बार मेरे साथ, कौन कौन सी, प्रोस्टेट, शुक्राशय और काउपर ग्रंथि। क्लियर। तो ये तो बात हो गई किसकी, सारे जनन अंगों की, किसके अंदर, नर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं जनन कोशिका की। जो नर के अंदर कौन है जनन कोशिका, शुक्राणु, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पर्म कहा जाता है। देखो ये जो है यहां पर संरचना दिखाई गई है किसकी, शुक्राणु की। हर शुक्राणु के भाग होते हैं। जो ऊपर वाला ये वाला जो भाग आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, हेड यानी कि सिर। ये यहां पर जो ये होती है, ये इसकी क्या होती है, गर्दन होती है, नेक। ये जो बीच वाला पूरा पोर्शन है इसको हम कहते हैं मिडिल पीस, मध्य खंड। और ये जो आपको नजर आ रही है लंबी सी, ये क्या है, पूंछ यानी कि टेल। अब देखो किसका क्या कार्य है। इस हेड के ऊपर ये वाली संरचना आपको नजर आ रही है, ये क्या है, एक्रोसोम। इस एक्रोसोम का ना एक बहुत ही पर्टिकुलर काम होता है। क्या, तो देखो ये जब शुक्राणु जाएंगे योनि मार्ग में अंडे को निषेचित करने आगे की साइड, तो ये मान लीजिए ओवम है, अंड कोशिका है। अब इस अंड कोशिका की ना लेयर्स होती है, इसको पेनिट्रेट करके यानी कि इसमें जाना, अंदर प्रवेश करना जरूरी है इस किसका, शुक्राणु का। तभी तो दोनों के केंद्रक आपस में फ्यूज होंगे, है ना, दोनों युग्मक आपस में मिलेंगे।
तो देखो यहां पर इसमें घुसने के लिए जो मार्ग बनाने का काम होगा या पेनिट्रेट करने का काम होगा किसको, इस अंड कोशिका को, तो वो किसका होगा, इसी एक्रोसोम का होगा। ये इसको पेनिट्रेट करेगा अंड कोशिका को और इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, ये काम है किसका, एक्रोसोम का। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पर जो सिर होता है उसके अंदर एक बड़ा केंद्रक मौजूद है। ये जो मिडिल पीस है इसमें अनेकों क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या प्रेजेंट है बच्चे, अनेकों माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करेंगे, शुक्राणु को ऊर्जा देंगे। जी एनर्जी भी तो चाहिए इसको, तो इसको ऊर्जा देंगे। और पूंछ बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या रोल है जी पूंछ का, तो देखो ये जो पूंछ है ना, इस शुक्राणु को गति जो करवाएगी ना, वो ये पूंछ ही करवाती है। यानी कि इसको गति करवाने का काम कौन करेगी, स्पर्म को ये पूंछ, ये टेली करती है। स्पर्म कैसे मूव करता है, ये जो पूंछ है वो पीछे से आगे मूव करती है, तब जाके स्पर्म आगे मूव करता है। तो इस तरीके से पीछे और फिर आगे ये स्पर्म मूव करेगा, शुक्राणु मूव करेंगे। ठीक है, अब देखो जब योनि मार्ग के द्वारा ये शुक्राणु स्थानांतरित किए जाते, तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक शुक्राणु जाएगा, बहुत सारे नंबर में ये शुक्राणु स्थानांतरित होते हैं, लेकिन उनमें से एक ही शुक्राणु क्या करेगा, उस अंडाणु को निषेचित करता है। लेकिन कई बार आप सोचो जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं फिर, तो कई बार क्या होता है एक अंडाणु को दो शुक्राणु भी निषेचित कर देते हैं और फिर वो बाद में विभाजित होकर दो बच्चे बना लेते हैं। कई बार क्या होता है दो ही अंडाणु वहां पर आ गए फीमेल के अंदर और दो शुक्राणु उन दोनों अंडाणु को निषेचित कर देंगे, तो उससे आपके दो जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शुक्राणु की संरचना सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिनमें मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ निहित होता है। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसके पास है, इन्हीं शुक्राणुओं के पास है, क्योंकि ये क्या है, नर युग्मक है और नर युग्मक और मादा युग्मक इन्हीं के पास ही तो आनुवंशिक पदार्थ है जो एक बच्चे के अंदर जाएगा, यानी कि एक युग्मनज में जाएगा। ठीक है, एक लंबी पूंछ होती है जो मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायक करती है, किसको, इस शुक्राणु को। तो ये जो पूरी पूंछ है ना, ये क्या करेगी, इसको आगे की साइड मूव करवाने का कार्य करेगी। क्लियर सभी को, यहाँ पर ये नर जनन तंत्र समझ में आया, क्लियर, कोई भी डाउट, सारी चीज आई ना समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। देखो मादा जनन तंत्र, नर के अंदर नर जनन तंत्र हमने कंप्लीट पढ़ लिया, जिसमें नर जनन अंगों की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं मादा जनन अंगों की। तो देखो यहां पर भी अंग होंगे जो मिलके इस तंत्र को बनाएंगे। तो कौन कौन से अंग हैं जो मादा जनन तंत्र बनाते हैं, देखो ये व्हाइट वाली संरचना आपको यहां पर नजर आ रही है, ये क्या है, अंडाशय। ये क्या है बच्चे, अंडाशय। इंग्लिश में हम इनको कहते हैं ओवेरी। ठीक है, तो एक जोड़ी ओवेरी अंडाशय यहां पर प्रेजेंट होती है, किसमें, मादाओं में, फीमेल्स के अंदर। ठीक है, ये वाली संरचना आपको नजर आ रही है, ये ट्यूब सी, ये पूरी नली सी आपको नजर आ रही है, उधर भी है इधर भी है, इनको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहा जाता है, फैलोपियन नलिका कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, ये जो आपको नजर आ रही है ना बीच वाली ये संरचना, ये क्या है, गर्भाशय। ये फैलोपियन ट्यूब आगे जाके एक संरचना बनाती है थैलेनुमा, जिसको हम क्या कहते हैं, गर्भाशय, यूटेरस कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, यूटेरस कहा जाता है। और फिर ये आगे जाके किसमें खुलती है, ये है क्या, इसका जो संकरा भाग होता है उसको हम कहते हैं ग्रीवा, यानी कि सर्विक्स। और ये फिर आगे जाके ओपन हो जाती है किसमें, योनि यानी कि वेजाइना में। ठीक है, तो ये क्या है, मादा जनन तंत्र के अंग है। अब देखो बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो मादाएं होती है फीमेल्स, उनमें प्राथमिक जनन अंग क्या है, तो देखो उनके आंसर कैसे आते हैं, योनि है, गर्भाशय है, क्योंकि उनको लगता है योनि के द्वारा जनन हो रहा है,
गर्भाशय में बच्चा पैदा हो रहा है इसीलिए यही प्राथमिक जनन अंग होंगे? नहीं, प्राथमिक जनन अंग बच्चे वो होते हैं जो कि युग्मकों का निर्माण करते हैं, जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है, वो प्राथमिक जनन अंग होते हैं। जैसे कि नर में कौन है? वृषण। ठीक है, ऐसे ही फीमेल्स के अंदर जो अंडाशय है वो क्या है? प्राथमिक जनन अंग है। अंडाशय क्या है? प्राथमिक जनन अंग। एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं फीमेल्स के अंदर। ठीक है, क्लियर? तो एक बार देखते हैं यहां पर इस जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। अंडाशय, अंडवाहिका, जो फैलोपियन ट्यूब है ना उसको अंडवाहिनी भी कहते हैं, अंडवाहिका भी कहते हैं, डिंबवाहिनी भी कहते हैं। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या वर्ड है ये, है ना? गर्भाशय और योनि। अब एक एक करके हम ये जो ऑर्गन्स है जनन तंत्र के, इनकी चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने बात की यहां पर किसकी? अंडाशय की। क्या कहते हैं इनको इंग्लिश में? ओवेरी कहा जाता है। कितने हैं? एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित है। कितनी? एक जोड़ी अंडाशय जो है वो उपस्थित है किसके अंदर? फीमेल्स के अंदर। ठीक है, ये जो आपको संरचना दिख रही है यहाँ पर ये वाली है, और इसको जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है ये पूरा अंडाशय। ठीक है, जूम जो संरचना वहां पे दिख रही है वो आपकी अंडाशय है। अब ये जो अंडाशय है ना वो क्या है? मादाओं में प्राथमिक जनन अंग है। क्या है? मादाओं के अंदर प्राथमिक जनन अंग है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों है? क्योंकि जो युग्मक है यानी कि अंड कोशिका है, अंडाणु है, उनका निर्माण कहां पर होगा? इसी जो अंडाशय है इसी के अंदर होता है। अब आपको पता है एक बढ़िया बात बताऊं, देखो इस चीज को ऐसे समझिए कि जब एक लड़की पैदा होती है ना तो वो अपने सारे अंडे लेकर पैदा होती है। उसके अंडाशय के अंदर हजारों नंबर्स में, लाखों नंबर्स में क्या होते हैं यहाँ पर, जो ये अंड कोशिका होती है वो अपरिपक्व रूप में मौजूद होती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये एक फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसके अंदर मान लीजिए एक लड़की है। जब वो प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर जो भ्रूण है वो एक लड़की है, तो वो जो भ्रूण है ना उसके अंदर ऑलरेडी उसका बच्चा जो है वो है, यानी कि वो अपरिपक्व फॉर्म में। अब जब लड़की पैदा होगी सारे अंडे लेकर पैदा होगी। अब जब उसके अंदर प्यूबर्टी आ जाती है ना तब इनका परिपक्वन स्टार्ट होता है। हर महीने एक अंडा परिपक्व होगा और यहाँ पर निषेचन के लिए तैयार होगा। तो यानी कि एक लड़की जब पैदा होती है तो वो कंप्लीटली पैदा होती है, अपने अंडों को लेकर पैदा होती है। लेकिन नर के अंदर ऐसा नहीं होता, शुक्राणु लेकर वो पैदा नहीं होते। शुक्राणुओं का निर्माण होता है आफ्टर प्यूबर्टी, यौवन आरंभ होने के बाद शुक्राणु का निर्माण होता है। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं है ना, वो अपने अंडे लेकर पैदा होगी। यानी कि जब ये लेडी प्रेग्नेंट है ना और इसके पेट में जो बच्चा है उस बच्चे के पेट में अपना बच्चा ऑलरेडी है। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पर? अब देखो यहाँ पर ये अंड कोशिका किस में बनती है? इस अंडाशय के अंदर बनती है। ये जो अंडाशय है वो आपके क्या भी है? यहाँ पर एक जनन ग्रंथि भी है। क्या है? जनन ग्रंथि। क्यों है जनन ग्रंथि? चैप्टर 6 के अंदर मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये जो अंडाशय है इसमें हार्मोन का स्त्रवण होता है। कौन कौन से हार्मोन है बताइए? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है ना? ये क्या करते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कोई बता सकता है? मैंने आपको बताया था, कोई बता सकता है मुझे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है? तो देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, जो मादा है यानी कि फीमेल है उसमें मासिक चक्र का नियमन करते हैं। ठीक है, रेगुलेशन करते हैं किसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ठीक है, तो ये आपके क्या है यहाँ पर? अंडाशय है। क्लियर सभी को अंडाशय के बारे में? देखिए प्राथमिक मादा जनन अंग जो है वो क्या है? एक जोड़ी अंडाशय। एक जोड़ी अंडाशय गुर्दे के पास उदर गुहा में उपस्थित होते हैं। मादा जनन कोशिका या अंड कोशिका का निर्माण किसमें होता है? अंडाशय के अंदर ही होता है।
लड़की के जन्म के समय में ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं, तो यानी कि वो सारे अंडे लेकर पैदा हो रही है। अब क्या होगा, जैसे ही प्यूबर्टी आएगी तो हर महीने एक अंडकोशिका क्या होगी, इस अंडाशय से निकलकर किस में आएगी, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर आएगी। यौवन अवस्था में इनमें से कुछ परिपक्व होते हैं और हर एक अंडकोशिका किस में आ जाएगी, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो अगली हम यहाँ पर जिस अंग की बात करने वाले हैं वो क्या है, फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम अंडवाहिनी, अंडवाहिका, डिंबवाहिनी कहते हैं। देखो जी, यहाँ पर ये वाली जो संरचना आपको नजर आ रही है ये क्या है, अंडाशय। इसी अंडाशय से ये जो जुड़ी हुई है ना पूरी संरचना, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, ये पूरे जो आपको इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ये पूरी कंप्लीट आपको जो नजर आ रही है ना, ये क्या है, यहां पर फैलोपियन ट्यूब है। इसको मैं लिख देती हूं, ये क्या है, फैलोपियन नलिका। देखो इस फैलोपियन नलिका का क्या काम होता है, यहां पर क्या होगा, इस फैलोपियन नलिका के कुछ भाग होते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं ना, उंगली जैसे प्रवर्त, इनको हम कहते हैं फिम्बरी या झालर। ठीक है, तो क्या होगा कि जब एक अंडकोशिका उस मासिक चक्र के 14वें दिन कहां पर, इस फैलोपियन ट्यूब में आती है, तो इस अंडाशय से निकलकर आएगी, तो ये झालर क्या करते हैं, उस अंडकोशिका को कलेक्ट करने का काम करते हैं, उसको ग्रहण करने का काम करेंगे। ठीक है, अब ये अंडकोशिका आगे जाएगी फैलोपियन ट्यूब में और यहां पर इसके जंक्शन होता है, इस्थमस एम्पुला का एक जंक्शन होता है। अगर मान लीजिए यहां पर योनि मार्ग है, योनि मार्ग से होते हुए स्पर्म जो है अंदर आ गया, तो यहां पर ये स्पर्म क्या करेगा, इस अंडकोशिका को निषेचित कर देगा। ठीक है, तो निषेचन का कार्य कहां पर संपन्न होगा, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर संपन्न होगा। निषेचन कहां संपन्न होगा बच्चे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। कभी कभार कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपके एग्जाम के अंदर भी। तो इस फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी अगर स्पर्म बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो। ठीक है, अब देखो एक मेजर चीज आपको यहां पर और क्या समझनी है कि जो एक नर है उसमें एक बार में बहुत सारे शुक्राणु स्थानांतरित होते हैं वीर्य की फॉर्म में, लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। उनमें हर महीने सिर्फ एक अंडकोशिका इस फैलोपियन ट्यूब में आती है। हाँ, कभी कभार कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें 2 आ जाती है, जिससे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, है ना। तो एक अंडकोशिका विकसित होगी और इस फैलोपियन ट्यूब में आएगी, किसके लिए, निषेचन के लिए तैयार रहेगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए फैलोपियन ट्यूब क्या है, लंबी घुमावदार नलियों की एक जोड़ी है, दोनों अंडाशय से निकली रहती है, अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाती है। निषेचन अंडवाहिनी में ही संपन्न होता है, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही निषेचन संपन्न होगा। अब ये दोनों आगे जाके एक थैलेनुमा संरचना बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गर्भाशय यानी कि यूटेरस कहा जाता है। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, यूटेरस कहा जाता है। नॉर्मल अगर हम देसी लैंग्वेज की बात करें तो इसको हम बच्चादानी कहते हैं ना। तो क्या होगा, उस फैलोपियन ट्यूब में निषेचन हुआ, अब जो युग्मनज बना है उसमें विदलन विभाजन होगा और वो इस फैलोपियन ट्यूब से कहां आ जाएगा, इस यूटेरस के अंदर। ठीक है, अब वो जो यहां पर उसमें विदलन विभाजन हुआ है युग्मनज में, देखो निषेचन होने से क्या हुआ, युग्मनज बना, युग्मनज में क्या होगा, विदलन विभाजन होगा। ठीक है, अब जो संरचना बनी वो किस में आकर ठहर जाएगी, इस गर्भाशय में आकर ठहर जाती है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, बच्चादानी भी कहते हैं। लचीली थैलेनुमा संरचना होती है जिसमें भ्रूण विकसित होता है। तो जो जब यहाँ पर बच्चा के लग जाता है, अपन कहते हैं ना बच्चा लग गया, यानी कि वो जो युग्मनज है वो इस यूटेरस में आ गया, इसकी दीवार पर आके चिपक गया। ठीक है, अब इसी में क्या होगा, भ्रूण विकसित होगा, एम्ब्रियो विकसित होगा, एक बच्चा 9 महीने तक यहीं पर रहेगा। ठीक है, अब जब 9 महीने पर यहां पर विकसित होगा, इसका जो निचला संकरा भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सर्विक्स या ग्रीवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीवा।
अब ये ग्रीवा आगे जाके किसमें खुलती है? योनि मार्ग में खुलती है। किसमें? योनि में, जिसको हम क्या कहते हैं? वेजाइना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेजाइना कहा जाता है। तो ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है वो क्या है? योनि यानी कि वेजाइना है। इसी योनि मार्ग के द्वारा ही क्या होता है? शुक्राणुओं का अंदर की साइड स्थानांतरण होता है। क्लियर? तो एक बार देखिए, ग्रीवा योनि में खुलती है, मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित कर दिए जाते हैं, स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। क्लियर सभी को? तो ये बात हो गई किसकी? यहाँ पर नर जनन तंत्र की और मादा जनन तंत्र की। सबको सारी चीजें आई समझ में, किस प्रकार से इन जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग मौजूद होते हैं, कौन कौन से अंग हिस्सा लेते हैं। क्लियर सभी को? तो आज की इस क्लास में हमने किस चीज के बारे में बात की है कि मानवों के अंदर लैंगिक जनन होने के लिए सबसे पहले प्यूबर्टी आना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं यौवन आरंभ। लड़के लड़कियों के शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें दोनों में कॉमन परिवर्तन की, तो शरीर का भार बढ़ जाता है, मांसपेशियों के आकार में वृद्धि होती है ना, अक्कल दाढ़ आने लगती है, चेहरे पर बाल आने लगते हैं, शरीर पर बाल आने लगते हैं, जनन अंग विकसित होने लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से उनके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। फिर हमने बात की यहाँ पर नरजनन तंत्र की, जिसमें कौन कौन से अंग है? बोलो मेरे साथ एक बार। देखो, नरजनन तंत्र के अंदर है वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने देखा क्या? शिश्न। ये सब अंग मिलकर क्या बनाते हैं? नरजनन तंत्र। प्राथमिक नरजनन अंग कौन सा है? वृषण, जिसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होगा, शरीर के बाहर उपस्थित है, क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कम ताप की जरूरत है। ठीक है। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित, जो कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण साथ के साथ शुक्राणुओं के निर्माण का नियंत्रण भी करेगा। ठीक है। इसके बाद देखा हमने क्या? अधिवृषण शुक्राणुओं का संग्रहण करेगा, शुक्रवाहिका इनको आगे लेकर जाएगी। सहायक ग्रंथियों में 3 प्रकार की ग्रंथियां, प्रोस्टेट, शुक्राशय और काउपर। ठीक है, जो कि स्त्रवण करेगी, जो कि शुक्राणु को माध्यम प्रदान करेगी, पोषण प्रदान करेगी। ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा? शिश्न, जिसके द्वारा जो शुक्राणु है वो स्थानांतरित किए जाएंगे योनि मार्ग में। क्लियर? दूसरा हमने देखा मादा जनन तंत्र के बारे में, जिसमें हमने कौन कौन से अंग देखे? एक जोड़ी अंडाशय, प्राथमिक मादा जनन अंग, अंडाणुओं का निर्माण अंडाशय में। जन्म के समय इन अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। ठीक है। अब क्या होगा? हर महीने एक अंडा जो है वो कहाँ आता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है। तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होगी? फैलोपियन ट्यूब में। अब ये आगे जाके एक थैलेनुमा संरचना बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? गर्भाशय, यूटेरस। तो जो भ्रूण विकसित होगा वो यूटेरस के अंदर होगा। ये यूटेरस का जो संकरा भाग है उसको हम ग्रीवा कहते हैं, और ग्रीवा आगे जाके खुलती है योनि में, जिस योनि के द्वारा शुक्राणुओं को अंदर की साइड स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये हमने जनन तंत्रों की व्याख्या हमने की। अब जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम बात करेंगे कैसे निषेचन होगा, कैसे पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी, एक नया बच्चा बनेगा। लेकिन उससे पहले जो भी चीजें हमने पढ़ी है उसका एक बार असेसमेंट कर ले, एक बार मूल्यांकन कर ले कि आपको कितना समझ में आया। तो देखो जी, पहला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी। तो देखो, एक जोड़ी अंडाशय मादा में उपस्थित है, गर्भाशय मादा में उपस्थित है, शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है ना। तो आंसर क्या आएगा अपना? ऑप्शन स, शुक्रवाहिका। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है अधिवृषण में, वृषण में, शिश्न में या शुक्रवाहिकाओं में? तो शुक्राणु कहाँ बनते हैं? प्राथमिक जनन अंग। कौन है? वृषण। तो कहाँ होगा? वृषण में। किस हार्मोन के द्वारा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा। ठीक है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ब। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निषेचन संपन्न होता है अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में, गर्भाशय में या योनि में?
तो निषेचन प्रक्रिया कहाँ संपन्न होगी? अंडाणु कौन कलेक्ट करेगी? फैलोपियन ट्यूब। स्पर्म आ गया, वहीं पर इस्थमस एम्पुला के जंक्शन पर निषेचन होगा। निषेचन का मतलब होता है दोनों युग्मकों का आपस में संलयन। ठीक है, तो यहां पर कहां होगा? फैलोपियन ट्यूब में। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ब। क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर लचीली थैलेनुमा संरचना बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो देखो, संयुक्त होके दोनों फैलोपियन ट्यूब आ रही हैं, संयुक्त होके क्या बना रही है? एक लचीली थैलेनुमा संरचना बना रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर गर्भाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्भाशय, यानी कि यूटेरस कहा जाता है। तो आंसर क्या आएगा अपना यहाँ? गर्भाशय, यूटेरस। ठीक है, क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से ज्यादा होता है। कथन सत्य है या असत्य है? तो सोचो, वृषण तो बाहर स्थित है, क्यों? शुक्राणु के निर्माण के लिए कम ताप की जरूरत होती है, इसीलिए तो शरीर का ताप ज्यादा है। तो यानी कि ये कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए जो आवश्यक ताप है वो शरीर के ताप से कम होता है। ठीक है, आंसर क्या आएगा? असत्य, ऑप्शन ब। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो देखो, टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवन अवस्था के जो लक्षण है उनका नियंत्रण करता है। बिल्कुल, ये क्या है? एक नर हार्मोन। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन अ, सत्य। क्लियर? अब हम बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, जो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड है, बुक के अंदर दिए हुए हैं। पहला है, शुक्राशय व प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? तो देखो, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि ये सहायक ग्रंथियां हैं जो कि कुछ स्त्रावित करती है, स्त्रवण। अब ये स्त्रवण क्या होगा? शुक्राणु के साथ मिक्स होगा, उसको पोषण देगा, साथ के साथ उसको माध्यम प्रदान करेगा। ठीक है, देखिए, शुक्राशय व प्रोस्टेट ग्रंथि नर में होती है, इनका स्त्रवण शुक्राणु को पोषण देता है। प्रोस्टेट ग्रंथि भी एक द्रव स्त्रावित करती है, इसी स्त्राव के माध्यम से शुक्राणु मादा जनन तंत्र में स्थानांतरित होते हैं, अतः ये जनन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण नर ग्रंथियां हैं। क्लियर? आई कि नहीं आई बात समझ में? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यौवन आरंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो देखो, लड़कियों में अलग से परिवर्तन हमने देखे थे ना, स्तन जो है वो विकसित होने लगते हैं, जनन अंग विकसित होते हैं ना। दूसरा, आवाज पतली होती है, मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है ना। ये सब क्या है? लड़कियों के अंदर परिवर्तन। चेहरे पर कील या मुहासे होने लगते हैं, बाल आने लगते हैं। देखो, यौवन आरंभ के समय लड़कियों में दिखने वाले परिवर्तन, जनन अंगों के आसपास बाल आते हैं, स्तनों के आकार में वृद्धि होती है, रजोस्त्राव आरंभ हो जाता है, यानी कि मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है। तो आज की इस क्लास में कंप्लीटली हमने बात कर ली जो जनन तंत्र है उनकी। अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे निषेचन के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।